हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है टू एंड हाफ फ्रंट। ये मिलिट्री पार्लेंस यानी सेना की शब्दावली है। टू एंड हाफ फ्रंट वॉर विद पाकिस्तान चाइना एंड इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। यानी पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध होगा तो चाइना ज़रूर उसमें कूदेगा, और उसके साथ साथ जो अंदर के दुश्मन हैं वो भी चाहेंगे कि मोदी के राष्ट्रवाद को, चूँकि वही एक ऐसी चीज़ है जिसपे मोदी को हराया जा सकता है, मोदी के राष्ट्रवाद को पंक्चर किया जाए, उसको बेनकाब किया जाए, और उसके लिए आंतरिक सुरक्षा संबंधी खतरे का भी सामना करना पड़ सकता है नरेंद्र मोदी सरकार को, ऐसा सेना का मानना है। तो अब ये टॉपिक चर्चा का विषय क्यों बना? क्योंकि इस्लामाबाद में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शिखर बैठक हुई, जिसमें एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री ने उसमें शिरकत किया, भाग लिया, तो वहाँ जॉइंट स्टेटमेंट एक जारी हुआ जिसमें जिसे पाकिस्तान और चीन ने एक साथ जारी किया था, और उसमें भारत के कश्मीर नीति को लेकर आलोचना की गई थी। हरियाणा चुनाव के बाद भारत के विरुद्ध अमेरिका के वामपंथी, इनडायरेक्टली जो बाइडेन सरकार और उनके डीप स्टेट में उनके CIA और वाइट हाउस के बहुत सारे पदाधिकारी और कुछ नॉन स्टेट एक्टर जैसे जॉर्ज सोरोज वगैरह भी उसमें शामिल हैं, जो कि वहाँ के एक बिलियनियर यानी अरबपति बिजनेसमैन हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने राहुल गांधी को पैसा देकर और हरियाणा चुनाव में मोदी सरकार को पराजित करने और फिर दिल्ली में का घेराव करने की रणनीति अपनाई थी। किसानों द्वारा अगर दिल्ली का घेराव किया जाता या नरेंद्र मोदी के सरकार की घेरेबंदी की जाती, तो नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के बाद, जिसमें उनको अपेक्षा से बहुत कम सीटें आई, उसमें वो कमज़ोर तो हुए ही थे, इसमें और कमज़ोर हो जाते। लेकिन ऊपर वाले ने हरियाणा को बचा लिया और वहाँ फिर बीजेपी की सरकार सत्ता में वापस आ गई। ये अपने आप में एक करिश्मा से कम नहीं है। तो खैर, पाकिस्तान और चीन 5 अगस्त 2019 के बाद से ही, उसके पहले तो चीन बिल्कुल ही पाकिस्तान की मदद नहीं करता था इस मामले में। यहाँ तक कि 1998 में जब कारगिल युद्ध चल रहा था, जब परवेज मुशर्रफ की शाह पर, तो उसमें जियांग जेमिन चीन के राष्ट्रपति थे और कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, उनसे मदद मांगने गए थे परवेज मुशर्रफ, तो उन्होंने डांट कर भगा दिया था। यानी भारत ने जब तक 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 की धारा 2 और 3 को समाप्त नहीं किया था, जिसे धारा 370 कहा जाता है। हालांकि 370 एक अभी भी कायम है, क्योंकि वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से मेल खाता है, लेकिन 35A, अनुच्छेद 370 2, अनुच्छेद 370 3 के क्लॉज को हटा दिया गया है। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 370 के जो मोटे मोटे अंश थे, जिससे स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को और वहाँ के नागरिकों को विशेष सुविधाएं मिली हुई थी, उनको हटा दिया गया है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे जायज़ ठहरा दिया है। इसलिए इस संबंध में अब मुझे नहीं लगता है कि बहस की कोई और गुंजाइश रह गई है। इसे वापस भी नहीं किया जा सकता जब तक नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में है, और इसे उमर अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर के नए CM हुए हैं, वो भली भांति समझते हैं। अब आइए हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो पाकिस्तान क्यों अटैक करेगा भारत पर? इसलिए कि उसे भले ही
कोई निर्णायक बढ़त भारत पर नहीं मिली हो 2-3 बार अटैक करने पे, यानी 1947, 48, 1971 और 1998-99 में अटैक करने पर भारत के विरुद्ध कोई निर्णायक बढ़त तो मिली नहीं, बल्कि उल्टे मुंह की खानी पड़ी। वो अपने लोगों के बीच जो महंगाई वगैरह से त्रस्त है, अपने लोगों के बीच अपनी इमेज सुधारने के लिए ऐसा करेगा। उसकी गिरती हुई जो प्रतिष्ठा है, सिंकिंग प्रेस्टीज है, उसको भी वो रिस्टोर करना यानी पुनः स्थापित करना चाहेगा। अपने लोगों के बीच कश्मीर की लेजिटिमेसी यानी उसकी वैधानिकता भी चाहेगा स्थापित हो, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान में पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो 2 भागों में बटा हुआ है, एक मुजफ्फराबाद का क्षेत्र है, एक गिलगिट का क्षेत्र है, और वो अच्छा खासा एरिया है। वह वहाँ के लोग सरकार के विरुद्ध सड़कों पर आ रहे हैं बार बार। भारत भी यही चाहता है कि पड़ोसी राज्य में या पड़ोसी देश में आंतरिक अस्थिरता पैदा कर, और पीओके के लोग खुद ही वहाँ के सेना के विरुद्ध जो लेजिटिमेसी चाहती है, इमरान खान के तख्ता पलट के बाद, या यूं कह लें सो कॉल्ड चुनाव में इमरान खान के पराजित होने के बाद, इमरान खान की पार्टी को तो ऐसे डी रिकॉग्नाइज कर दिया। उनके पार्टी के अधिकांश लोग इंडिपेंडेंट लड़े थे और चुनाव में भारी संख्या में विजयी हुए। जानबूझ करके बहुमत से कम रखा गया, उनको हरवाया गया सेना के द्वारा, ताकि वे लेजिटिमेसी क्लेम कर सकें, ना कर सकें, और अमेरिका के प्रति जो विश्वमन कर रहे हैं वह ना करें। एक्चुअली पाकिस्तानी मिलिट्री आज भी अमेरिका पर निर्भर है अपने तमाम टेक्निकल एपरेटस को संचालित करने, फिनेंशियल एड और ट्रेनिंग के लिए, जबकि भले ही वहाँ की सरकार चीन पर निर्भर हो, चाहे वो पैसा रुपया देने के मामले में हो, या पनडुब्बी सप्लाई, आप कह सकते हैं डिफेंस डील का ही मामला क्यों ना हो, तो इस मामले में पाकिस्तान की सरकार चीन पर निर्भर है। तो चीन पाकिस्तान का साथ क्यों देगा? क्योंकि ग्वादर पोर्ट, सीपेक वगैरह सब बन रहे हैं, और चाइना समय समय पर पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबारता भी रहा है, पैसा रुपया कर्ज के रूप में दे करके, और वहाँ की एयरफोर्स को बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर अमेरिका ने भी कई बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद किया है। तो अमेरिकी सेना और अमेरिकी सरकार का झुकाव पाकिस्तान की ओर रहता है, क्योंकि बीच बीच में पाकिस्तानी सेना के लोग जाकर के अमेरिका में प्रशिक्षण भी लेते रहते हैं। उधर चीन, जिसके पास J-20 फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, J-17 तो 4th जनरेशन ही माना जाएगा, उसको तो भारत का राफेल देख लेगा, जो भारत ने फ्रांस से लिया है। लेकिन चीन के पास J-20 है, जो भारत के पास अभी भी नहीं है। अमेरिका के पास F-35 रीपर एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, और रूस के पास भी है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई सीरीज़ के। लेकिन भारत के पास एक भी नहीं है। भारत का तेजस अगर तैयार भी होगा तो 3.5 जनरेशन का होगा, और एक स्क्वाड्रन में 18 एयरक्राफ्ट आते हैं। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि भारत के पास 12 स्क्वाड्रन की कमी है। अब 18 दहाई 180, 18 दूनी 36, यानी 200 से ऊपर एयरक्राफ्ट भारत के पास कम हैं। मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि 18 छक 108, 18 12 216, यानी 216 एयरक्राफ्ट भारत को और चाहिए। और चीन को ये पता है कि भारत के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी नहीं है, और संख्या भी कम हो गई है, डिप्लीट हो गई है, यानी 42 की जगह 30 ही स्क्वाड्रन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। तो चीन चाहता है कि बॉर्डर पर सलामी स्लाइसिंग की जो उसकी पॉलिसी है उसे वो लेजिटिमाइट कर सके, और वो चाहता है इसीलिए
भारत के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नियंत्रण करना और आगे बढ़ कर के, यानी 2 कदम आगे 1 कदम पीछे वाली नीति उसकी शुरू से रही है। इसी को तो सलामी स्लाइसिंग कहते हैं, ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े को हासिल करना। दूसरे शब्दों में डेंग शियाओपिंग ने इसी नीति को अपनाया था। माओ जेडंग ने तो 5 फिंगर और पाम की पॉलिसी अपनाया था। पाम तिब्बत को कहा करते थे और 5 फिंगर में लद्दाख हो गया, आपका इधर भूटान हो गया, नेपाल भी उसमें था, नेपाल भूटान दोनों हो गए, फिर सिक्किम हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश का तवांग एक बड़ा इलाका है वो हो गया। तो लद्दाख में डेवसांग प्लेन का एक बड़ा हिस्सा चीन ने कब्जा कर रखा है, अक्सई चीन पर चीन ने कब्जा ही कर रखा है। फिंगर एरिया में 3 तक चीन पहुंच आया है। हालांकि कैलाश माउंट रेंज को पकड़ने की वजह से, यानी ऊंचाई पर होने की वजह से चीन के सामने कोई और चारा नहीं था और उसने भारतीय पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौता करना ही उचित समझा। लेकिन अभी भी जो पेट्रोलिंग पॉइंट पीपी पॉइंट 12 है, 13 है, 14 है, 11 है, इन सब पर अभी भी चीन का कब्जा है। यहाँ से हो करके ही हम काराकोरम रेंज में या डेवसांग प्लेन पर जाते हैं, सब डेवसांग प्लेन के पास ही है। तो मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं, एक तरफ तो चीन भारत को आंख दिखा रहा है, जैसे गलवान में दिखाया, अपने यहाँ मरे हुए सैनिकों को छिपा ले गया, चूँकि वहाँ कम्युनिस्ट शासन है, डेमोक्रेसी तो है नहीं, सब लोग हुआ हुआ करेंगे। वहाँ तो अखबार भी चीनी सरकार के नियंत्रण में है और इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के एक पत्रकार ने बताया था कि वहाँ 40 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि भारत के भी अच्छे खासे लोग गाल के गाल में समा गए थे। यानी इनकी संख्या तकरीबन 20 थी जो कि गाल के गाल में समा गए थे। हालांकि भारत तो डेमोक्रेसी है, यहाँ आंकड़े छिपाए नहीं जा सकते, तो यहाँ अपना सही आंकड़ा बताया, लेकिन चाइना ने अपने आंकड़े को छिपाया। खैर जो भी है, मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि चीन एक विश्वसनीय देश नहीं है। उसका कारण ये कि वो कम्युनिस्ट रिजीम है, वहाँ हर चीज़ को सप्रेस करके रखा जाता है, मीडिया को आज़ादी है नहीं कुछ भी लिखने पढ़ने की। सोशल मीडिया पर भी आप आपत्तिजनक कोई भी पोस्ट नहीं कर सकते जो वहाँ के सरकार को पसंद ना हो, नहीं तो उसके लिए बहुत सख्त सज़ा है। मोटे तौर पर आप अभिव्यक्ति की आज़ादी का दावा नहीं कर सकते चीन में। तो कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि चाइना यही चाहता है कि भारत के खिलाफ, इसीलिए तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल संबंधी वह समझौता नहीं करता। 5-5 ऐसे मौके आए जब वो समझौता कर सकता था, समझौता करीब था भी। ये एक 1996 में था, हालांकि 1993 से उसने बातचीत शुरू कर दिया था। 1996, 2001 में भी मिला अवसर, 2002 में भी मिला, 2005 में, फिर 2008 में, फिर 2013 में, इस तरह से उसको तमाम मौके मिले, लेकिन वह बारंबार इस पर सहमत से भागता रहा है, क्योंकि उसकी मंशा ठीक नहीं है। वो चाहता है भारत को ब्लीड इंडिया वाइट पॉलिसी तो 1988 में डेंग शियाओपिंग के समय में ही अपना ली गई थी, यानी भारत को उत्तर पूर्व में व्यस्त रखो, जिससे भारत का डिफेंस बजट बढ़ता रहे और भारत अपने आंतरिक मामलों में ही उलझा रहे, यानी माओइस्ट इंसर्जेंसी को बढ़ावा दो। भारत कभी भी चीन की तरफ आंख उठा कर न देख पाए। तो भारत के उत्थान से चीन नफरत करता है। आज भी परेश बरुआ जो उल्फा से जुड़ा हुआ शख्स है, वह चीन की शरण में या उसके प्रोटेक्शन में उधर ही म्यांमार या चाइना में कहीं रखा गया है, फल फूल रहा है। NSCN खापलांग फैक्शन के SS खापलांग के तो मृत्यु हो गई, लेकिन SS खापलांग फैक्शन अभी भी जिंदा है, उसको चलाने के लिए उनके चेले चपाटे अभी भी हैं। तो SS खापलांग के साथ साथ NSCN आइवा मोइवा फैक्शन में जैसे समझौते के बाद थोड़ी सी केंद्र सरकार राहत की सांस ले रही थी, लेकिन SS खापलांग ने
भारत को फिर से डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। उन्होंने जिस देश की कल्पना की उसमें भारत का नागालैंड और मणिपुर भी शामिल है। ये सब चीन की शह पर ही हो रहा है। चीन नहीं चाहता है कि भारत कभी उभरे या उसके लिए चुनौती बने, जिससे उसके लोग कहना शुरू कर दें देखो पड़ोसी देश भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जिसे पाकिस्तानी कहते हैं। और चीन अब वहाँ हम लोगों को वो सुख सुविधा नहीं दे पा रहा है जो कि उसने देने का वादा किया था। इस तरह से वहाँ की सरकार की लेजिटिमेसी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होना शुरू हो जाएगा और वहाँ की सरकार कमज़ोर होने लगेगी। यानी कम्युनिज्म के विरुद्ध लोगों का नज़रिया बदलने लगेगा। लोग कम्युनिज्म के विरुद्ध होने लगेंगे। कहने का तात्पर्य ये है। तो चाइना क्यों पाकिस्तान का साथ देगा? क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान कमज़ोर हो जाएगा। तो जिस क्षेत्रीय स्तर पर भारत के का और पाकिस्तान को उलझा करके और भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति घोषित करने की कोशिश करता है चाइना, ताकि भारत ग्लोबल पावर ना बनने पाए, जिससे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी दावेदारी मजबूत ना हो। तो ऐसी दशा में चाइना अपने खुराफात करने के लिए, अपनी कारस्तानी को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख के भारत के विरुद्ध चलाना चाहता है। और इस वजह से पाकिस्तान के साथ वो टू फ्रंट वार की योजना बना रहा है। वैसे वो 1963 में जब पाकिस्तान ने गिलगिट का एक बड़ा सा हिस्सा, शख्सगाम घाटी का हिस्सा चीन को बेच दिया था, 99 साल के लीज पर दे दिया था, पट्टे पर दे दिया था, तभी से चीन जो है पाकिस्तान के साथ है। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त तो पाकिस्तान का दुश्मन भारत है और भारत का दुश्मन चाइना है। चाहे भारत डिक्लेयर करे या ना करे, तो पाकिस्तान और चाइना नेचुरल फ्रेंड हो गए। दोनों का दोनों सीमा पर बड़े 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 सीमा पर स्थित देश हैं, पड़ोसी देश हैं और पटीदारी वाली फीलिंग रखते हैं। यानी भारत से बहुत ज़्यादा जलते हैं। वो चाहते नहीं हैं कि भारत आगे बढ़े। अमेरिका इस वजह से शामिल होगा इनडायरेक्टली कि एक तो वहाँ डीप स्टेट सपोर्ट कर रहे हैं एंटी मोदी रैंड को, जिसमें कि वहाँ के सीआई और वाइट हाउस के बहुत सारे पदाधिकारी भी उसमें शामिल हैं। कुछ नॉन स्टेट एक्टर जैसे जॉर्ज सोरोस जैसे लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि राहुल गांधी एंड कंपनी यानी कांग्रेस सत्ता में आने के लिए एकदम छटपटा रही है, लेकिन आ नहीं पा रही है। इस वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार को डिस्टेबलाइज करने में ही भलाई है। और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि उनके राष्ट्रवाद के जो उनका राष्ट्रवाद का नारा है उसी को पंक्चर कर दिया जाए, उसी को कमज़ोर कर दिया जाए, जिससे कि वो हवा निकल जाए, जिससे नरेंद्र मोदी फूल के कुप्पा बने रहते हैं। और चाइना से जो बाइडेन के एक लड़के हैं जिनका 15,000 करोड़ करीब सालाना का कारोबार है यानी व्यापार है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। और फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स को खुल कर के मदद करता है अमेरिका। अमेरिकी सेना भी मदद करती है, प्रशिक्षण वगैरह देती रहती है। आपको पहले बता चुका कि पाकिस्तानी सेना का अमेरिकी सेना से गहरा ताल्लुकात है। यही चीज़ तो तोड़ना चाहते थे इमरान खान, और इसीलिए अमेरिका की आलोचना करते थे। वो रूस तो गए लेकिन अमेरिका को पसंद नहीं करते थे, और नतीजा ये हुआ कि बेचारे इमरान खान को वहाँ पाकिस्तानी सेना ने ही जेल में ठूंस दिया, नज़रबंद कर दिया, जेल में ठूंस दिया और उनकी पार्टी को डी रिकॉग्नाइज करवा दिया। खैर पाकिस्तान में वही होता है जो वहाँ की सेना चाहती है। तो इन कई कारणों से अमेरिका भी शामिल हो सकता है इस युद्ध में इनडायरेक्टली। ऊपर से तो दिखावे के लिए वह दिखाता ये है कि जैसे वो भारत के साथ है, लेकिन जो बाइडेन की सरकार, डेमोक्रेट सरकार, इस मामले में भारत की कभी भी हितैषी नहीं हो सकती। वही डोनाल्ड ट्रंप है जो चाइना को कोरोना के दौरान किंग फू और क्या क्या नामों से पुकारते थे, और चाइना के
धुर विरोधी हैं भी वो, हो सकता है वो हमें तो कुछ भारत को भी नुकसान उठाना पड़े। व्यापार वगैरह जो उनकी पॉलिसी है वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है, यानी अमेरिका के लाभ को ध्यान में रख करके वो काम करते हैं। इसीलिए तो उन्होंने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को, टीपीपी जिसको हम लोग कहते थे, उसको रद्द भी कर दिया, जिसको बराक ओबामा ने कराया था। यानी प्रशांत महासागर से लगे हुए जो देश थे उनका एक संगठन बनाया था व्यापारिक दृष्टि से ही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि भाई ये अमेरिका के हित में नहीं है, इसीलिए उससे खुद को विड्रॉ कर लिया। जो भी है, जो बाइडेन साहब एकदम से वही उसी नीति पर चलते हैं जिस पर मोदी चलते हैं। यानी जैसे इंडिया फर्स्ट का नारा मोदी ने दिया है, वैसे अमेरिका फर्स्ट का नारा डोनाल्ड ट्रंप का है, जिसका मतलब ये है कि वहाँ वो वाइट्स को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जो कलर्ड लोग हैं, जो अश्वेत लोग हैं, उनको वह कम सपोर्ट करते हैं, ऐसा माना जाता है। और चीन के तो धुर विरोधी ही हैं, पाकिस्तान को ही वो पसंद नहीं करते। उनके समय में पाकिस्तान को मिलिट्री एड पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। तो मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो बाइडेन भले ही भारत का पक्ष लें, हालांकि चीन अनश्योर है कि भारत पर वो अटैक करेगा तो रूस कहाँ तक साथ देगा और पाकिस्तान अमेरिका कहाँ तक साथ देगा। चूँकि अमेरिका को ये भी देखना है भारत यदि कमज़ोर होगा तो दक्षिण एशिया में उसकी काउंटर बैलेंसिंग जो पॉलिसी है चाइना को लेकर के वो कमज़ोर होगी, और फिर वो ताइवान पर हमलावर होगा। इसीलिए भी भारत को प्रोटेक्ट करने में उसकी दिलचस्पी दिखाई पड़ती है। तो चाइना भी अनश्योर है कि अगर वो भारत पर अटैक में करने में पाकिस्तान का सहयोग देता है तो अमेरिका और रूस से उसके व्यापारिक और आर्थिक संबंध बहुत गहरे हैं। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी, यानी एपेक जो चाइना में हुआ था बहुत पहले, उसमें एक गैस समझौता भी हुआ था रूस और चाइना के बीच, जो कि विश्व का सबसे बड़ा गैस समझौता माना जाता है। यानी चाइना रूस से गैस खरीदेगा, उसके बदले वो अपना पैसा देगा। तो रूस ने इस तरह से एक समझौता कर लिया था। लेकिन हम आपको बताते चलें कि इसके बावजूद भी रूस से भारत के बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं और एक रणनीतिक साझेदारी भी है। भारत के आज भी 85% 65 से 85% अस्त्र शस्त्र जो है वो रूस से ही आते हैं। 65% तो हैं ही कम से कम, 85% यदि न। और ये 1967 से ही ये सिलसिला शुरू हो गया था, जब रूस ने भारत को प्रतिरक्षा यानी रक्षा संबंधी उपकरण सप्लाई करने शुरू कर दिए थे। खैर जो भी है, मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि भारत टू फ्रंट वार का सामना तो कर ही रहा है। यानी पाकिस्तान और चीन भारत पर अटैक करने की योजना बनाते रहते हैं। खास करके भारत में जब से स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट कम हुए हैं, यानी फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या कम हुई है। हालांकि मोदी जी ने 36 एयरक्राफ्ट मंगाए ज़रूर हैं फ्रांस से, 18 कैरेट से, फिर भी वो 2 ही होते हैं। यानी 42 स्क्वाड्रन फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। और भारत के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी नहीं है। आपको पता ही है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट वे होते हैं जिन पर ऐसे मटेरियल का लेप किया जाता है जिससे रडार उसको पकड़ नहीं पाता है, और इसके पहले कि लोगों को पता चले वो अटैक करके अपने देश वापस चला जाता। उसकी स्पीड भी 2000 किलोमीटर के आसपास होती है, बहुत तेज़ होती है। अमेरिका का जैसे रीपर एयरक्राफ्ट F-35 है, कहा जाता है कि उसने कुछ इजराइल को बेचे हैं, कुछ टर्की को बेचे हैं, लेकिन मैक्सिमम अपने ही पास रखा है। जैसे 29 इजराइल को बेचा है, लेकिन 70 के करीब अपने ही पास रखा है। खैर जो भी है, लेकिन अमेरिका के ऊपर दुनिया को भरोसा नहीं है बिल्कुल। खास करके एक तरफ तो नसरल्ला को आतंकवादी मानता है और इजराइल को सपोर्ट करता है कि लेबनान में घुस करके और नसरल्ला को मारे। वो कहता है उसे आत्मरक्षा का अधिकार है। और दूसरी तरफ भारत को नसीहत देता है। यहाँ भरत यादव जो रॉ के एजेंट रहे हैं कभी,
बीच में नौकरी छोड़ दिया था उन्होंने, उनको लेकर के विकास यादव को लेकर के अमेरिका और कनाडा दोनों तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो भी इस मामले में कहीं न कहीं भारत के विरुद्ध अभियान चलाने में शामिल हैं, क्योंकि उनको घरेलू मोर्चे पर चुनाव का सामना करना है और एक बड़ी संख्या में सिख वहाँ रहते हैं। जसमीत सिंह, जो कि कनाडा के नई पार्टी का अध्यक्ष है, वह उसके पास 25 सीटें पिछली बार थी। अब देखना है इस बार वह क्या करता है। तो सिखों की एक बड़ी आबादी सपोर्ट करती है जस्टिन ट्रूडो को, या करती थी, और उसके साथ साथ खालिस्तानी, ज़्यादातर वहाँ खालिस्तान के सपोर्टर ही रहते हैं। तो इसीलिए जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चाह रहे हैं कि भारत विरोधी बयान अगर हम देंगे तो खालिस्तानी खुश होंगे और हमको भर भर के वोट देंगे। अगले ही साल चुनाव होने वाला है, प्रारंभ में ही शायद होगा कनाडा में। और पोलिवर जो वहाँ विरोधी दल के कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं, ये तो लिबरल पार्टी के लीडर हैं जस्टिन ट्रूडो, वो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं। इस बार चांस यही है कि वो भारी मतों से चुनाव जीते, उनकी पार्टी भी जीते और वो अगले प्रधानमंत्री वही हों। वो इनके नीतियों के आलोचक हैं। कनाडा में भी एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि भारत के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहिए था जस्टिन ट्रूडो को, कुछ वोट बैंक के लालच में। तो भारत भी यही चाहता है पोलिवर हो सकता है आम है। तो पोलिएवर पोलिए POLLIERVE पोलियर वे पूरा नाम है उनका, ठीक है, पोलिवर पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से माना जाता है कि भाई केवल सिखों के वोट के लिए ही भारत से जस्टिन ट्रूडो ने अपने संबंध खराब कर लिए, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। खैर, इनडायरेक्टली 5 आई या जो आई सिक्योरिटी अलायंस इन लोगों के बीच हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और कनाडा, 5 देशों का यह एक सुरक्षा संबंधी गठबंधन है, समझौता है, जिसमें साइफर यानी सीक्रेट इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर किए जाते हैं। अब इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका तो इनडायरेक्टली मदद कर रहा है चाइना और पाकिस्तान की, लेकिन कनाडा तो सीधे सीधे भारत से पंगा लेकर के एक प्रकार से चीन को भी खुश कर रहा होगा और पाकिस्तान को भी खुश कर रहा होगा। खैर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, ये बदलती रहती है। हो सकता है अगले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप आवें तो ये पूरी तरह से बदल जाए, क्योंकि उनको चीन से और वामपंथियों से, दोनों से सख्त नफरत है। तो देश के भीतर जो पत्रकार हैं या अन्य लोग हैं जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, इसीलिए अमेरिका में नहीं चाहते कि ये दोबारा राष्ट्रपति होकर के आवें, और वो चाहते हैं कमला हैरिस, जो बाइडेन के रेस से हटने के बाद डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव में इस समय राष्ट्रपति की दौड़ में शामिल हैं, वो अब चुनाव लड़ रही हैं। इसलिए वहाँ के जो वामपंथी हैं वो चाहते हैं कमला हैरिस आवें। चूँकि डेमोक्रेट वामपंथी विचारधारा के होते हैं थोड़े से, इसीलिए श्वेत लोग भी उनका साथ देते हैं। हालांकि कुछ समय पहले तक भारतीय भी 80% उन्हीं को सपोर्ट करते थे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप वगैरह जो है वो लगे हैं दीपावली बनाने। वैसे भी भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और ज़्यादातर गुजराती ही अमेरिका में बसे हैं, तो मोदी की वजह से भी वो डोनाल्ड ट्रंप को लगे हैं सपोर्ट करने। यानी पिछले चुनाव में देखा गया कि उन्होंने जो बाइडेन को कम सपोर्ट किया, ज़्यादा सपोर्ट उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ही दिया, लेकिन 2% से भी कम है अमेरिकी जनसंख्या के। इस वजह से न कारखाने में तूती की आवाज़ बनकर रह जाता है। यानी वो बैलेंस को टिल्ट जरूर कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अपनी बदौलत जिता नहीं सकते। खैर, डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है सत्ता में आ जाए तो जो बाइडेन की तमाम पॉलिसी जो भारत के विरुद्ध है उसको रिवर्स कर दें और खुल करके चीन का विरोध करने लगे। तब तो चीन कतई भारत पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी दशा में फिर अमेरिका, जो आज भी सुपर पावर है, वह
चीन के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। ऐसी दशा में वह भारत को कमज़ोर नहीं कर सकेगा, क्योंकि भारत के कमज़ोर होने का मतलब है दक्षिण एशिया में और दक्षिण पूर्व एशिया में उसका दबदबा, और ऐसी दशा में ताइवान के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। यही नहीं, बहुत सारे गल्फ कंट्रीज़ और जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में दक्षिण में स्थित हैं चीन के, उन देशों के लिए भी खतरा मंडराने लगेगा। चले चाहे भले ही इसमें इंडोनेशिया हो, ब्रुनेई हो, वियतनाम हो, ताइवान हो, और ये सिंगापुर वगैरह का तो चांस कम है, लेकिन मलेशिया को अपने कब्जे में लेने का चांस अधिक लगता है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना विस्तारवादी नीति पर काम करता है और आज भी उसको लगता है लेजिटिमेसी हासिल करना है तो बुलडोज किए रहो, पड़ोसी देशों को डरा धमका करके और सेना के ताकत दिखा करके उनको अपने कब्जे में रखो। भारत उसमें उसकी आंख में खटकता है, क्योंकि उसे लगता है भारत आने वाले समय में चीन को सीधी चुनौती दे सकता है। अरे भारत के पास कमी क्या है, थोड़े पैसे कमी है, और डेमोक्रेसी होने की वजह से जो बहुत सारे लोग हुआ करते हैं मोदी सरकार के विरुद्ध या इनडायरेक्टली देश के विरुद्ध, वो फिर से जागृत हो जाएंगे और हुआ करने लगेंगे, और बहुत सारे मामलों में सरकार को लोगों के सामने सफाई देना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों को सप्रेस किया नहीं जा सकता। खैर, देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। जैसा होगा वैसे आपको डिस्कस किया जाएगा।